चलो क्या तक कवर किए थे लास्ट क्लास में, बोलो जरा। सर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन बॉडीज का निकाला था जो सर वो सर डिस्टॉर्टेड बॉडीज का, जैसे अगर किसी बॉडी को डिवाइड कर दें तो केवल एक्सप्रेशन में मास चेंज होता है, बाकी पूरा कट कर देते हैं। यहाँ एंड करा था आपने। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना पूरा। कंप्लीट ही हो गया, सारे तो हो गए, मतलब थ्योरम वगैरह हो गई है। अच्छा हाँ ठीक है। सर वो तो हो गया। अब ना यार इसके आगे आज जो टॉपिक करोगे वो आप मतलब मेनली चैप्टर में एंटर कर रहे हो। अभी तक तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके अंदर जो टर्म्स आ रहे थे उनके बारे में तुम्हें बताया गया सारी चीजें। आज जो आप करोगे वो आप डायनेमिक्स से स्टार्ट करोगे। डायनेमिक्स मतलब न्यूटन लॉ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑलरेडी न्यूटन लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हो। लेकिन जब पहले हम लोगों ने न्यूटन लॉ को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने उसकी इक्वेशन भी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन लॉ क्या है, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले जो हैं वो आप बता पाओगे क्या है वो? बता सकते यस हैं? सर। वो 3 लॉ। बताओ क्या है, हाँ सर वो बता देंगे। क्या है न्यूटन लॉ? अगर आपसे पूछा है ना न्यूटन सेकंड लॉ जो था या फर्स्ट लॉ, क्या था वो? सर कौन सा वाला बताएं ये था पहले? कि सेकंड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो थे ना, 3 लॉस थे ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। रेट पे चेंज होता है सर, वही फोर्स होता है नेट बॉडी पे जो लग रहा होता है नेट। हाँ, तो फोर्स को कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या डिफाइन किया था उन्होंने? मोमेंटम F इक्वल टू dp बाई dt। यस सर। लेकिन वो जो लॉ दिया गया था वो किसी बॉडी के लिए दिया गया था या वो किसी पार्टिकल के लिए दिया गया था? सर पार्टिकल के लिए। सर पार्टिकल के लिए। है ना? यस सर। जो आप पहले न्यूटन लॉ, इससे पहले इस चैप्टर से पहले जितना भी आप न्यूटन लॉ पढ़ के आए हो वो पार्टिकल्स के लिए होता है। एक पार्टिकल पर अगर आप कुछ फोर्स लगाते हो तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, F इक्वल टू dp बाई dt बोलते हो। और उसको बाद में सिंप्लीफाइड फॉर्म में F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी पढ़ते हो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो एनएलएम का ही है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि हम एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और आज एक नई क्वांटिटी भी सीखोगे आप, टॉर्क के बारे में। तो पहले हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे कि टॉर्क क्या क्वांटिटी होती है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको। तो फर्स्ट टॉर्क बाय अ फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टॉर्क के बारे में अच्छी तरीके से समझ लोगे आप, एंड देन इसको समझेंगे कि न्यूटन लॉ में किस तरीके से यूज करते हो। यस सर। हाँ जी, तो पहले बच्चा हम लोग टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ ले। क्या है टॉर्क बाय अ फोर्स की डेफिनेशन अगर पूछी जाए? सर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास नहीं बच्चा, सर 10th वाले में बता रहा हूँ सर, सॉरी उसमें भी मास थोड़ी आएगा। सर फोर्स। फोर्स एंड फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन। हाँ, बट क्या है ना कि ये जो डेफिनेशन आप बोलते हो ये ठीक है, सही डेफिनेशन है, बट ये मतलब आप 11th थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो बड़े होने के हिसाब से डेफिनेशंस भी हम लोग नए तरीके से लिखेंगे। यस सर। जैसे कि अगर हम ये मान ले यार कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर हमने कोई एक फोर्स F अप्लाई किया हुआ है। कैपिटल F का फोर्स हमने किसी पार्टिकल पर अप्लाई किया। पहली बात तो आपको टॉर्क और फोर्स में एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। टॉर्क क्या चीज है और फोर्स क्या चीज है, इनमें ना बेसिक डिफरेंस बताना पड़ेगा आपको। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक पार्टिकल पर फोर्स लगाया, तो अब इस पार्टिकल का टॉर्क हम जब डिफाइन करने की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा जिसके रिलेटिवली हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं। मींस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप लगा रहे हो, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये मेरे लिए भी 20 न्यूटन का फोर्स है और आपके लिए भी 20 न्यूटन का फोर्स है। बट टॉर्क हो सकता है कि मेरे लिए कुछ अलग बन रहा हो, आपके लिए कुछ अलग बन रहा हो, बिकॉज किसी भी फोर्स की जब टॉर्क डिफाइन करते हैं तो वो किसी और पॉइंट के रिलेटिवली डिफाइन करना पड़ता है। मतलब एक पार्टिकल वो हो गया है जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
और एक कोई हम रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे जिसको सपोज दैट O का नाम देते हैं, जिसके रिलेटिवली हम इस फोर्स की टॉर्क को डिफाइन करने वाले हैं। तो पॉइंट O को हम कह रहे हैं द पॉइंट रिलेटिव टू विच वी आर गोइंग टू डिफाइन द टॉर्क। रिलेटिव टू विच टॉर्क को हम टाउ सिंबल से डिनोट करते हैं, TAU, टाउ रीड करेंगे इसको। तो रिलेटिव टू विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क। दो पॉइंट्स की बात करेंगे हमेशा, एक जिसके रिलेटिवली टॉर्क निकालना है और एक वो पॉइंट होगा जहां पर हमने फोर्स को अप्लाई किया होगा। तो P इज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। और अगर जिस पॉइंट के रिलेटिवली मुझे टॉर्क फाइंड करना है, यहां से ये पॉइंट P अगर हम कुछ वेक्टर से डिनोट करें और इसकी पोजीशन वेक्टर को आप R से डिनोट कर दें, पोजीशन वेक्टर का नाम दे दें इसको, देन मैथमेटिकली टॉर्क को डिफाइन किया गया है बाय द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दिस वेक्टर R एंड वेक्टर F। R और F के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और इसको मैथमेटिकल वे में आप कहोगे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क बाय दिस फोर्स रिलेटिव टू दिस पॉइंट O। मींस जब तक आप ये मेंशन नहीं करते ना कि टॉर्क आपने किसके रिलेटिव निकाला है, तब तक टॉर्क का कोई मीनिंग भी नहीं निकलेगा। मीनिंग ऑफ टॉर्क तभी सेंसेबल बनती है, उसका तभी ये कोई सेंस बनेगा जब आप ये क्लेरिफाई करो, ये बता दो मुझे कि आपने टॉर्क कौन से पॉइंट के रिलेटिव निकाला हुआ है। तो जिसके भी रिलेटिव आप टॉर्क निकालोगे उस पॉइंट को अपना एक रेफरेंस पॉइंट का नाम दीजिए और एक दूसरा पॉइंट जहां पर फोर्स निकाल रहे रेफरेंस पॉइंट से जहां पर फोर्स लगाया है उसको कनेक्ट करो, पोजीशन वेक्टर डेवलप होगा और इस वेक्टर का और अप्लाइड फोर्स का हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। जो भी मेरा आंसर आएगा वो टॉर्क होगा। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो इसका मतलब टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब जो आंसर आएगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। Yes, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है टॉर्क की। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टॉर्क यही है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F। सर से फोर्स रिलेटिव टू O क्यों कहा जा रहा है? फोर्स नहीं कह रहे बच्चा, फोर्स रिलेटिव टू वो नहीं कह रहे, टॉर्क बाय फोर्स रिलेटिव, टॉर्क रिलेटिव टू O है, फोर्स नहीं। अच्छा ओके सर। हाँ, फोर्स किसी के रिलेटिव नहीं होता है, फोर्स एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। एक पार्टिकल पर जो आप फोर्स लगा रहे हो वो एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव नहीं है। बट उसका टॉर्क जो होगा वो किसी पॉइंट के रिलेटिव होगा। अब इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं बच्चा, देखो अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क फाइंड करना चाहते हो, तो आप रिकॉल करना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, so R is sin theta and vector तो ये हो जाएगा R इंटू कैपिटल F इंटू साइन ऑफ थीटा। in vector। नहीं, मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं आएगा। हाँ सर, मैग्नीट्यूड में तो केवल मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं आएगा और थीटा का मतलब होगा इस वेक्टर R और वेक्टर F के बीच का एंगल, और वो एंगल निकालने के लिए आप वेक्टर R को एक्सटेंड करोगे, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालने के लिए अगर एक का टेल और दूसरे का हेड आता हो तो पहले एक वेक्टर को एक्सटेंड करते हो आप और फिर ये एंगल डिफाइन करोगे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और इसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहता है कि ये जो F देख रहे हो आप, वेक्टर F, अगर आप इस F वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड करो, वेक्टर F की लाइन को एक्सटेंड कर दें अगर, और जो आपका पॉइंट O है वहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, पॉइंट O से फोर्स को पहले एक्सटेंड कर दीजिए, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर लो और उसके बाद पॉइंट O से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा होगा तो इसके अपोजिट में ये एंगल भी थीटा बन रहा होगा। और अगर ये लेंथ हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ये लेंथ स्मॉल r से डिनोट करें,
और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको मैं आर परपेंडिकुलर से डिनोट करूंगा। तो साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस लेंथ स्मॉल आर। लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ थीटा is this perpendicular length r perpendicular divided by this Yes, length sir, yes, smaller। यस सर। तो अगर हम इस sin थीटा को रिप्लेस कर दें यहाँ पर, इस sin थीटा को रिप्लेस कर दें by r perpendicular divided by smaller, तो एक ये smaller कैंसिल हो जाएगा एंड तब आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विल बी इक्वल टू दिस कैपिटल F मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर। न्यूमेरिकली हम लोग इसको यूज करेंगे। So perpendicular distance from the axis of rotation. ना फिर गलत बोल रहे हो आप, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम ना लो आप, वरना अच्छा। कंफ्यूजन में आ जाओगे, अभी कंफ्यूजन में आ जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ये गलत पॉइंट बोल रहा हूं। हमने रैंडमली कोई एक पॉइंट ओ चूज किया है जिसके अबाउट मैं अपने टॉर्क को डिफाइन करने जा रहा हूं। और Yes, डेफिनेशन yes, ये कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि इसके हिसाब से जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बनेगा वो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो जो आपका फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, उसकी लाइन को एक्सटेंड करो, इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो जो भी हमारा लाइन ऑफ फोर्स है उसका जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो वहां से लाइन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो आप फोर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अमाउंट ऑफ टॉर्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क बन जाएगा। yes, sir. नेचुरली इसकी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। और अगर मैं इसका डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी होगा आपको यहाँ पर, तो आप राइट हैंड रूल जो क्रॉस प्रोडक्ट्स का होता है आर क्रॉस एफ वाला, उसका सीधा सा रूल है राइट हैंड रूल आर एच आर। वेक्टर आर की डायरेक्शन देखो किधर जा रही है, डायरेक्शन निकालने के लिए आर और एफ को टेल टू टेल मिला दो आप, मतलब पहले वेक्टर आर बनाया आपने और फिर जहां पर आर का टेल है उसी टेल पर मैंने वेक्टर एफ को ड्रॉ कर दिया। और क्रॉस प्रोडक्ट्स में ये बताया गया है वेक्टर वाले चैप्टर में कि जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है आपको आर क्रॉस एफ को, तो वेक्टर आर को वेक्टर एफ की तरफ रोटेट करो, वेक्टर आर को वेक्टर एफ की तरफ रोटेट करे। So clockwise अब है तो इनवर्ट जाएगा। नहीं, दो पॉसिबिलिटीज है रोटेट करने की। आर को एफ की तरफ आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो और आर को एफ की तरफ ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। Yes, छोटे sir. एंगल, स्मॉल एंगल रोटेशन कौन सा होगा इसमें से? जो clockwise होगा। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसी को राइट हैंड रूल कहा जाता है कि पहले हम वेक्टर आर को वेक्टर एफ की तरफ रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ये चीज कहलाएगी सेंस ऑफ टॉर्क, उसका टर्निंग इफेक्ट, सेंस ऑफ टॉर्क बोलेंगे इसको, टर्निंग इफेक्ट। कि ये फोर्स पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी को अगर रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता होगा तो ये क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क का फिजिकल मतलब यही है, किसी अप्लाइड फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट। तो अगर हम फोर्स लगाए तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये पता लगाने के लिए आप आर क्रॉस एफ का यूज करो। आर को एफ की तरफ रोटेट करो, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं बाय द स्मॉलर एंगल, छोटे वाले एंगल से रोटेट करेंगे, तो आप बोलोगे ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, अदरवाइज ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। बट ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नहीं है, ये सेंस ऑफ टॉर्क है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के लिए क्या करते हो याद करो आप, अपने राइट हैंड फिंगर्स को पहले स्ट्रेच करते हो ताकि थंब और फिंगर्स के बीच में 90 का एंगल रहे, और उसके बाद ये जो फिंगर्स होती हैं इनको हम वेक्टर आर की तरफ रख करके और वेक्टर एफ की तरफ बंद करते हैं। मतलब जैसे अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो आप अपने राइट हैंड फिंगर्स को पहले थंब और फिंगर्स को 90 डिग्री पर रखें और फिंगर्स को जब क्लॉकवाइज बंद करेंगे आप तो आपका थंब की स्क्रू वाला भी तो लगा सकते हैं। और वही स्क्रू रूल भी लगा सकते हो आप कि अगर आप इस बोर्ड के ऊपर एक स्क्रू रखो और क्लॉकवाइज घुमाओ
तो अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू बोर्ड के अंदर जाएगा या बोर्ड के बाहर आएगा? अंदर। अगर हम कोई स्क्रू क्लॉकवाइज जाएगा तो अंदर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घुमाए अगर, किधर जाएगा वो स्क्रू? अंदर की तरफ जाएगा। अंदर। तो इसका मतलब टॉर्क इस पर्टिकुलर डायग्राम में इन्वर्ट है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप बोलोगे टॉर्क अंदर की तरफ है, मतलब कि वो R और F दोनों के 90 डिग्री पर है, कि अंदर की तरफ डायरेक्शन जाएगी, बोर्ड के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन है, जिसका R वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, F वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। मतलब इस डायग्राम में टॉर्क इनसाइड इनटू द सरफेस, तुम्हारे लिए अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो आपके कॉपी के अंदर जा रहा है, अगर लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हो तो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहे, इनटू द सरफेस जा रहे। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। यहां तक का क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे देखे जाएंगे? यस सर। यस है? सर। हाँ जी। अब एक आसान तरीका भी है टॉर्क की डायरेक्शन को देखने का, एक आसान तरीका भी है। जो आपका फोर्स की डायरेक्शन है ना, हमने पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकाला। अब आपको इस कंसेप्ट को समझाएं कि टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 न्यूटन की फोर्स वाई एक्सिस की तरफ लगा रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल है यार, 20 न्यूटन फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, और मैं फोर्स के राइट साइड पर एक पॉइंट चूज करता हूं A, फोर्स की लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट चूज करते हैं B, और फोर्स का जो वेक्टर है उसी लाइन पर उस वेक्टर के नीचे एक तीसरा पॉइंट चूज करते हैं, पॉइंट C। 3 पॉइंट्स मैंने बनाए थे, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक इसी वेक्टर के ऊपर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस, और ये जो पॉइंट A है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A इज 2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट B इज गिवन एज 3 मीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस 20 न्यूटन वाली फोर्स का पॉइंट A के रिलेटिवली कितना टॉर्क बनेगा, 40। टॉर्क बाय दिस फोर्स रिलेटिव टू पॉइंट A, तो आप ये जो R परपेंडिकुलर है ये कहां से लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखोगे? सर तो लाइन अगर ऑफ फोर्स और जो पॉइंट है। जिसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं। यस सर। तो अगर मैं पॉइंट A के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? अगर मैं ये पूछूं कि टॉर्क रिलेटिव टू पॉइंट A क्या बनेगा, तो हम पॉइंट A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 into 2 40। अगर मैं टॉर्क रिलेटिव टू पॉइंट B कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पॉइंट B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, 3 into 20 यानी 60। और अगर मैं यहीं पर कैलकुलेट करना चाहूं टॉर्क रिलेटिव टू द पॉइंट C, बताओ। पॉइंट C इसी लाइन के ऊपर है, फोर्स की ही लाइन पर है, 0। तो इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं आएगा, 0 हो गया। अब एक और चीज, तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ रही है, सेम फोर्स का टॉर्क अलग अलग पॉइंट्स के रिलेटिवली अलग अलग आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि टॉर्क को आप फिक्स नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस फोर्स का टॉर्क इतना है जब तक ये मेंशन ना किया जाए कि किसके अबाउट निकाल रहे हो आप। तीनों केसेस में फोर्स की वैल्यू 20 है, बट एक केस में इस 20 न्यूटन का टॉर्क 40 है, दूसरे केस में उसी 20 न्यूटन का टॉर्क 60 है, और तीसरे केस में उसी 20 न्यूटन की टॉर्क 0 है। सेम फोर्स की टॉर्क जब आप अलग अलग पॉइंट्स के रिलेटिव निकालोगे अलग अलग वैल्यू आएगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। यस सर। दूसरी बात, यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि आप किसके रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ए के अबाउट अगर मुझे टॉर्क की डायरेक्शन देखनी हो
या उसका टर्निंग इफेक्ट देखना हो कि ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, तो तरीका क्या होगा? पॉइंट ए के कौन से साइड पर फोर्स है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? रिलेटिव टू ए, रिलेटिव Left. टू ए फोर्स का जो वेक्टर है वो इसकी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो आप क्या करिए, लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर आर को ड्रॉ करते, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ आर ड्रॉ करो और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। अब आर को एफ की तरफ रोटेट करो, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा? Anti-clockwise. एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Outward आएगा. यानी कि पॉइंट ए के रिलेटिवली एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बच्चा, आर को एफ की तरफ वेक्टर आर इधर रोटेट करो क्लॉकवाइज। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में 20 न्यूटन फोर्स इज ऑन द राइट साइड। तो जब हम पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम अपना आर वेक्टर राइट साइड दिखाएंगे, क्योंकि बी के राइट साइड फोर्स है। जिस पॉइंट के रिलेटिवली आप टॉर्क निकाल रहे हो उसके राइट साइड फोर्स है, तो आप वेक्टर आर बनाओ राइट साइड और फोर्स ऊपर की तरफ। तो अगर हम वेक्टर आर राइट साइड बनाएं और फोर्स ऊपर की तरफ बनाएं और फिर आर को एफ की तरफ रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यानी रिलेटिव टू बी दिस टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज और पॉइंट सी के रिलेटिवली 0। इसका मतलब किसी भी फोर्स का टॉर्क न सिर्फ मैग्नीट्यूड में बल्कि डायरेक्शंस में भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको किसके रिलेटिवली कैलकुलेट करना चाहते हो। Yes sir. क्लियर हो गया? Yes sir. क्योंकि हाँ, तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते। मतलब मान लो अगर एक स्टूडेंट कहता है यार कि फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं भाई इस फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कि दोनों सही हो? अगर किसी के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स Yes, की sir. टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वही फोर्स किसी और के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन जाए? यस सर, अगर वो हाँ दूसरी सर। साइड। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग अलग चूज कर ले। यस सर। Yes sir. है ना? यस सर। मतलब स्टूडेंट 1 ने टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया हो और स्टूडेंट 2 ने टॉर्क बी के अबाउट कैलकुलेट किया हो और तीसरा स्टूडेंट आके कहता है कि भाई इसका टॉर्क 0 है। तीनों सही अपनी जगह पे। ये तो Yes, डिपेंड sir. करता है कि किसने किसके अबाउट टॉर्क निकाली है। Yes sir. राइट? Yes sir. ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे आप कि जब भी आप क्वेश्चंस में ये बोलोगे कि इसका टॉर्क इतना है, तो आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि किसके अबाउट निकाल रहे हो आप, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है जी। यस सर। ओके। अब बच्चा टॉर्क का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना एक आसान तरीका भी है। अगर ये जो फोर्स है 20 न्यूटन की, अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में चले, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन में चलो, तो फोर्स वेक्टर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए राइट है या लेफ्ट है? मतलब फोर्स के रिस्पेक्ट में ये जो फोर्स है इसके कौन से साइड पर पॉइंट ए है? राइट सर। राइट। यानी कि अगर आपका रेफरेंस पॉइंट फोर्स के राइट साइड पर है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ए वाला बच्चा, सर क्लॉकवाइज। हाँ सर। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट फोर्स के राइट साइड है तो क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर आपका रेफरेंस पॉइंट फोर्स के लेफ्ट साइड है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर आपका रेफरेंस पॉइंट फोर्स की ही लाइन के ऊपर है तो 0 टॉर्क। ठीक है, यहां तक सही आ रहा है? यस सर। यस सर। इसको समझने का, इसको याद करने का तरीका है, अगर आप एकदम सीधे बैठ जाओ और आपको अपनी गर्दन को टर्न करना हो
तो अगर हमारे राइट साइड पे कोई चीज है और मुझे उसको देखना है मान लो, तो क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। तो आप अपनी गर्दन को रोटेट कैसे करोगे? क्लॉकवाइज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे? ये दो ही पॉसिबिलिटीज है रोटेट करने की। तो Yes, sir. अगर आप अपने राइट साइड किसी चीज को देखना चाहते हो तो आप अपनी गर्दन को कैसे टर्न करोगे? So clockwise. 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 इसका मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे है तो क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब याद रहेगा इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गर्दन तो हमेशा साथ में रहेगी ना आपके। Yes, sir. हाँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर एक से ज्यादा फोर्स हो। फॉर एग्जांपल, O इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे, और कोई एक फोर्स यहां पर लग रहा है F1, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से D1 है, और कोई दूसरा फोर्स इधर कहीं पे लग रहा है F2, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट O से D2 है। तो अब यहाँ पर पॉइंट O के अबाउट टॉर्क, मतलब अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो अलग अलग पॉइंट्स पर, F1 फोर्स किसी पॉइंट P1 पे लगा हुआ है, F2 फोर्स किसी और पॉइंट P2 पे लगा हुआ है, लेकिन दोनों का ही टॉर्क आप एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट पे निकाल रहे हो। इसका भी टॉर्क हम O के अबाउट निकालेंगे, इसका भी टॉर्क O के अबाउट ही निकालेंगे। तो रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कई सारी फोर्सेस हों, मतलब जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मतलब एक से ज्यादा फोर्स है अगर, तो टोटल टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए आप अलग अलग टॉर्क ऐड करें, मतलब टॉर्क बाय F1 प्लस टॉर्क बाय F2, सेपरेटली इनके टॉर्क निकाल के ऐड कर लो। F1 की टॉर्क हो जाएगी F1 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, और F2 की टॉर्क हो जाएगी F2 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2। अब जिस डायरेक्शन में F2 है, सॉरी जिस डायरेक्शन में F1 है, अगर आप अपना फेस F1 की डायरेक्शन में करके बैठो, तो पॉइंट O की तरफ जाने के लिए अपनी गर्दन को आप कैसे टर्न करोगे? अगर आपकी जो आईज है वो इस डायरेक्शन में है, F1 की डायरेक्शन में, मतलब आप इस तरफ देख रहे हो, तो पॉइंट O को देखने के लिए आप अपनी नेक को कैसे टर्न करोगे? Anti-clockwise. Anti-clockwise. मींस F1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और जिस तरफ F2 है नीचे की तरफ, तो अगर मेरी आईज इस तरफ है, मतलब मैं इस तरफ, मेरा चेहरा इस तरफ है, इस साइड मेरा फेस है, और पॉइंट O मेरे राइट साइड पर है, तो मैं अपनी नेक को कैसे टर्न करूंगा फिर? Clockwise. Clockwise. F2 के टॉर्क क्लॉकवाइज है और F1 के टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन गया, ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन गया। अब यहाँ पर आप लगाओगे एक साइन कन्वेंशन, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। नॉर्मली ये रूल नहीं है, बट नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव, बट ये रूल नहीं है, बदल भी सकते हो। तो हम यहाँ पर इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा देंगे और इसके आगे नेगेटिव साइन, ये बन जाएगा टोटल टॉर्क। सर एक सेकंड नोट कर लें। हाँ बिल्कुल, नोट करने के लिए बोल रहे हैं आप। ये जो गर्दन वाला कंसेप्ट दे रहे हैं ना बच्चे, इसको ध्यान रखना, इससे कभी भी आप टॉर्क की डायरेक्शन को मैं कंफ्यूज नहीं करोगे। यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में अपना चेहरा मान लो, और जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उसकी तरफ अपनी गर्दन को मोड़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है बालक? Yes, sir. अब ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि टोटल टॉर्क 0 आ जाए?
Yes, सर अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज Yes, मूवमेंट sir. बराबर हो जाए तो हो सकता है ना, मतलब अगर मैं F1 और D1 और F2 और D2 की वैल्यूज कुछ इस तरीके से चूज कर लूं कि F1 और D1 का मल्टीप्लिकेशन और F2 और D2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाए, तो 0 आ सकता है ना आंसर? यस सर। Yes, sir. So अच्छा, क्या इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट भी 0 आएगा? ये अलग अलग डायरेक्शंस में है, दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में है, इनका रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लाओगे। F1 को आगे एक्सटेंड करो और F2 को आगे एक्सटेंड करो और F1 और F2 के बीच में कोई एंगल बन जाएगा थीटा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, क्या ये भी 0 आ सकता है? सर आ सकता का नहीं? हाँ सर। कैसे, कब आएगा थीटा? सर F1 F2 तो है ही। कैसे 0 आएगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। Sir, 0 और नहीं आएगा. नहीं आ जीरो सकता, कभी नहीं आ सकता। नहीं कभी नहीं, इस डायग्राम में नहीं आ सकता, वैसे तो आ Direct में सकता है। नहीं आएगा। सर अगर अगर cos फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट होते तो सर कुछ चांस था कि आ सकता था। इक्वली हाँ, ऑपोजिट अगर होते तो सर मतलब वो इस- फोर्स की अगर हाँ बिल्कुल, फोर्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो नहीं आएगा ना आंसर, नहीं सर इसमें नहीं तो है। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा तो सर। नहीं आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर डायग्राम में टॉर्क तो 0 आ सकता है। हाँ सर यस टॉर्क सर और Yes, आ sir. सकता है। इसका मतलब क्या ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 ना आ रहा हो, लेकिन बट उनका टॉर्क उनके है सर। टॉर्क का रिजल्टेंट 0 आ रहा हो? यस है सर। पॉसिबिलिटी? यस सर। यस सर। It is possible that resultant force is not 0, whereas resultant torque becomes 0. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, हमने sir. एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस करी कि ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होगा, बट ये एक पॉसिबिलिटी बन गई कि टोटल फोर्स इज नॉन जीरो बट टोटल टॉर्क इज 0। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टोटल फोर्स नॉन जीरो एंड टोटल टॉर्क भी नॉन जीरो, ये भी तो हो सकता है। अगर F1 Yes, sir. D1 और F2 D2 की वैल्यूज बराबर ना हुई तो यस सर। हाँ सर. यस सर। हो सकता है। बहुत डीपली समझना होगा तुम्हें टॉर्क वाले कंसेप्ट को। सिर्फ फॉर्मूले से अगर समझोगे ना बच्चा, तो शायद क्वेश्चंस को आप फील नहीं कर पाओगे और क्वेश्चंस की इन डेप्थ स्टडी नहीं हो पाएगी कभी भी। ऊपर ऊपर से ना टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस इससे काम चलेगा नहीं जब तक मुझे ये पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझ में ना आ जाए। तो सर यहाँ पे जो नेट टॉर्क निकालेंगे उसमें ये वेक्टर एडिशन करेंगे कि ये स्केलर एडिशन ही करेंगे यहाँ पर? बच्चा देखो, करते तो वेक्टर एडिशन ही है, बट हमारे सिलेबस में क्या होता है कि जो हम लोग अपने लेवल पर जब टॉर्क ऐड करेंगे तो हम सिर्फ ये देख करके करते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जितने क्लॉकवाइज होंगे वो सब एक साथ ऐड हो जाएंगे और जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं वो सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क के बीच में हम सबट्रैक्शन कर देंगे। मतलब हायर फिजिक्स में आप इसमें वेक्टर यूज करेंगे, लेकिन अपनी 11th और 12th क्लास या जेई के लेवल तक सिर्फ ये कंसेप्ट लगाते हैं कि पहले फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके हम टॉर्क देख लेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। अगर सारे टॉर्क क्लॉकवाइज हैं तो वो ऐड किए जाएंगे, सारे टॉर्क एंटी क्लॉक सॉरी सारे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है वो भी ऐड होंगे। कुछ क्लॉकवाइज है कुछ एंटी क्लॉकवाइज है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। ओके सर। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा इसमें। अब हमने क्या किया, दो फोर्सेस अप्लाई किए, एक P1 पॉइंट पर और एक P2 पॉइंट पर। P1 P2 दो पॉइंट्स। P1 पॉइंट पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं F1, और P2 पॉइंट पर पैरेलल डायरेक्शन में अपोजिट साइड पर फोर्स लगा रहे हैं F2। F1 F2 बिल्कुल पैरेलल है और इनके बीच में एक डिस्टेंस है,
वो हम डी मान रहे हैं, P1 P2 के बीच का डिस्टेंस है डी। और हमने इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया और यहां पर कोई पॉइंट ए चूज किया और मैंने कहा टॉर्क अबाउट ए कितना होगा, टॉर्क अबाउट ए। इसका मतलब ये है कि आप ए को रेफरेंस मान रहे हो, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ए से दिखेंगे। और ये जो पॉइंट ए है ये F1 से फ्रॉम F1 सपोज L डिस्टेंस पे है, तो टॉर्क बाय F1 निकालेंगे। उसके लिए F1 और उसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि F1 इंटू L, और टॉर्क बाय F2 उसके लिए F2 और F2 का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D प्लस L। अब आप चेक करके बताओ, अगर मेरा फेस F1 की डायरेक्शन में है तो पॉइंट ए की तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और F2 की वजह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पहला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो एक को प्लस करेंगे एक को माइनस करेंगे। यस सर। ठीक है, अब क्या रिजल्ट बनेगा, आंसर हो गया, नोटिस करना, आंसर बनेगा F1 माइनस F2 इंटू L और माइनस F2 इंटू D। ठीक है जी बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ए की बजाय कोई और पॉइंट बी चूज करता जो और ज्यादा डिस्टेंस पे होता, तो इस एक्सप्रेशन में क्या बदलता? सर एल। अगर मैं टॉर्क L की वैल्यू बदलती, सर एल बदलता। L की वैल्यू बदलती। बदलता नहीं यहाँ पर। यस सर। इसका मतलब क्या इस पेयर ऑफ फोर्सेस, ये जो दो फोर्स आपने लगाई हैं, क्या इनका टॉर्क पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट सेम आंसर्स आएंगे या डिफरेंट आंसर्स आएंगे? डिफरेंट आंसर। डिफरेंट आएंगे। ठीक, बट अगर मैं एक स्पेशल केस बनाऊं और कह दूं कि F1 F2 के मैग्नीट्यूड्स बराबर है, स्पेशल केस बना लो, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी F1 माइनस F2 0 हो गया, तो सर केवल F2 का रह जाएगा। तब पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क और पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे? तो सेम आएंगे। सेम आएंगे। कि तब ये फैक्टर तो चला गया। तब सर उन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर। समझ आ रहा है आपको? हाँ, वो 0 हो जाएगा वो पूरा, और ये माइनस F2 D। हाँ जी बच्चे, मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप दो फोर्सेस पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के लगाओ, मतलब एक इस तरफ F लगाएं और एक पैरेलल डायरेक्शन में अपोजिट साइड पर F लगा दें, दोनों का फोर्स का अमाउंट सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और इनके बीच में D डिस्टेंस है। अब बताइए टॉर्क कितना आएगा? सर किसके अबाउट? ये तो मैं पूछूं आपसे, इसको देखो ना, ध्यान से सुनो। अभी आपने ये टॉर्क ए के अबाउट निकाला है, अगर मान लो मैं बी के अबाउट निकालता तो मेरा आंसर ये बनता, इसको एल ए कर देते हैं, ठीक है, और बी वाले के डिस्टेंस को एल बी कर देते हैं। तो यहाँ पर F1 माइनस F2 यहाँ एल ए होता, यहाँ एल बी होता। अगर F1 F2 बराबर है सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तो क्या पॉइंट के अबाउट। टॉर्क अबाउट ए और टॉर्क अबाउट बी अलग आएगा? नो सर। नो सर। एक ही आएगा ना? यस सर। और कितना आएगा वो? फोर्स इनटू डिस्टेंस माइनस F2D। नहीं, माइनस माइनस तो डायरेक्शंस की वजह से है, अमाउंट कितना आएगा? F इनटू डी। तो यहाँ पर टॉर्क क्या लिखेंगे? F इनटू डी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसके अबाउट,
क्योंकि ये सबके अबाउट एक ही आएगा, चाहे आप पॉइंट ए के अबाउट निकालो, चाहे आप पॉइंट बी के अबाउट निकाल लो। तो जब सारे पॉइंट्स के अबाउट सेम ही टॉर्क है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अब कि ये टॉर्क किसके अबाउट है। सर लेकिन सबका एल जो होगा वो सेम कर दिया है, जीरो थोड़ी किया है, तो वो वाला टर्म हटा क्यों दिया? नहीं बच्चा, F1 F2 बराबर होगा ना, एल थोड़ी बराबर किया मैंने। अच्छा अच्छा, F1 F2 बराबर, F1 ठीक F2 है, बराबर ठीक होगा है। तो ये जीरो हो गया ना, आगे कुछ भी नंबर आए, हाँ सर, जीरो इंटू एल अच्छा और जीरो इंटू एल भी दोनों जीरो हो गए। सर, शायद मैंने वो मिस कर दिया था वो, ठीक है सर। हाँ, अभी क्लियर है कुछ? हाँ सर, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो टॉर्क है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि किसके अबाउट, दिस इज अबाउट एनी पॉइंट। और इस सिचुएशन में ही टॉर्क को आप एक नाम देते हो, ऐसी टॉर्क को हम कपल के नाम से पढ़ते हैं। यस सर, मैंने बोला था अभी। हाँ बिल्कुल, ये आपने सुना भी होगा, कपल ऑफ फोर्सेस को। ये सर 10th में पढ़ा है। हाँ नहीं, तब इस तरीके से नहीं किया होगा ना कि कपल का मतलब क्या होता है। कपल का मतलब टॉर्क बाय द टू पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? प्रॉपर्टी ये हो रही है कि दोनों कैंसिल करते हैं। नहीं बच्चा, हाँ वो तो है, सुनो न्यूमेरिकल में यूज है, सर वो तब बिल्कुल बस सही बोल रहे हो कि किसी बॉडी को अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जरूरत होती है, उसी दो फोर्सेस को कपल कहा जाता है, इतना पढ़ा था। हाँ लेकिन अभी उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं ना यार, हम और एक्सेस ऑफ सर रोटेशन उनका का मूवमेंट, ये सर आप बताइए, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि इस दो फोर्स इक्वल अपोजिट डी डिस्टेंस पे हैं, तो इनका टॉर्क जिसको हम कपल बोलते हैं वो F इंटू डी है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है आपसे, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, तो ये टॉर्क किसके रिलेटिव है? ए के रिलेटिव है, बी के रिलेटिव है, सी के रिलेटिव है? सर सबके, सभी तो मैं कह रहा हूँ अबाउट एनी पॉइंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं बचा आपके, आप किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं। बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है ये। सर इजी है। कभी भी हाँ सर, ठीक है। two forces which are equal in their magnitude but opposite in the directions are applied, their torque is now intrinsic property. Intrinsic property means which does not depend upon the choice of the reference point. Whether you choose point A, point B, point C, or any point in this space, you will always get the same value of torque by this system of two forces. And that is equals to the force multiplied by this distance d. यस सर। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा, इसको कहीं ना कहीं आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। और इसको और जनरलाइज करूं ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट वैल्यू कितना बनेगा टोटल वेक्टर के हिसाब से, अगर आप इस फोर्स का और इस फोर्स का वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्टेंट निकालो, तो दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन एक वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यानी फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? सर जीरो हो जाएगा वो तो। जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी सामने आ गई। ऐसा हो सकता है कि फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ जाए, यस सर, बट टॉर्क नॉन जीरो आ जाए। यस सर। तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी आ गई। इट इज पॉसिबल टू हैव नेट फोर्स इक्वल टू जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉन जीरो। यस सर। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे इस कंडीशन में, मतलब जहां पर सम ऑफ ऑल फोर्सेस वेक्टोरियली, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं,
if the resultant of all forces is 0, then the total torque is independent of choice of reference point. आप कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे आपको सेम वैल्यू ऑफ टॉर्क आएगी, बट ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी होगी जब फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ जाए, क्योंकि अगर F1 माइनस F2 0 नहीं हुआ तो फिर A के अबाउट अलग टॉर्क आएगी और B के अबाउट अलग टॉर्क आएगी। यस सर। इसको नोट कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। Whenever the resultant of forces is 0, whenever the resultant of forces is 0, the resultant torque is now independent of choice of reference point. और ये काफी हाईलाइटेड होना चाहिए, हाईलाइटेड स्टेटमेंट होना चाहिए, बिकॉज इसका कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और यहां से लेकर के 12th क्लास तक कई बार ऐसा होगा जहां पर आप इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट टॉर्क दोनों ही 0 आ जाए? क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? बोलो भाई, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट टॉर्क दोनों 0 आ जाए? सर अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे अलग अलग पॉइंट पे तो ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल। या यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम पॉइंट पे लगा दूं, मतलब इनके बीच में डी खत्म कर दे। मतलब कि एक पॉइंट ले, उसमें ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाए और उसी पॉइंट पर नीचे की तरफ भी फोर्स लगा दे, तो ये इसी एग्जांपल का स्पेशल केस नहीं हो गया जिसमें डी 0 कर रहे हो आप? भाई टू फोर्सेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर डी डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 हो गया। तो जब डी 0 इसलिए इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी बन गई कि दोनों चीजें 0 हो सकती हैं। यस सर। और इसी वजह से रोटेशनल मैकेनिक्स डिफिकल्ट हो जाता है जानते हो, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कई सारी आ रही हैं कि जब आप किसी बॉडी पर कई सारी फोर्स लगाओगे तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं और 4 आउटकम्स बन सकते हैं, 4 चीजें हो सकती हैं वहां पर, और हमें यही एनालाइज करना होता है कि यहाँ पर क्या बनने जा रहा है। और इसी एनालिसिस की वजह से रोटेशनल मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। पहली बात तो वो फोर्स और टॉर्क को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि फोर्स और टॉर्क एक जैसी चीजें हैं, जबकि बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। भाई दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। देखिए टॉर्क फोर्स की वजह से आता है, लेकिन इफेक्ट ऑफ टॉर्क और इफेक्ट ऑफ फोर्स ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीजें होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 4 पॉसिबिलिटीज नहीं आती। F0 हो रहा है, टॉर्क F0 नहीं है, टॉर्क 0 हो रहा है, F0 नहीं है, टॉर्क भी 0 नहीं है, F0 लेकिन टॉर्क 0, टॉर्क नॉन 0, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो आप किसी भी चीज को मतलब ग्रांटेड फॉर्म में नहीं ले सकते हो कि फोर्स लगाई है तो टॉर्क भी आएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाओगे तो टॉर्क आ जाएगी। यस सर। और टॉर्क है तो फोर्स होगा, टॉर्क है तो फोर्स होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके डाउट्स आएंगे। जब आपके डाउट्स हाँ आएंगे सर, तो मैं ठीक है। यही पॉइंट्स आपको रिकॉल कराऊंगा। और तीसरा पॉइंट फिर मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस में रिजल्टेंट फोर्स जहां भी 0 होगा उन सारे केसेस में रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लेना, सेम आंसर्स आ जाएंगे, अदरवाइज सेम आंसर्स नहीं आएंगे। यस सर। यस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने फोर्स और टॉर्क की थ्योरी पढ़ ली, इसके बाद देखते हैं
एज एग्जांपल ले पहले यार, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये लो कि जो पॉइंट P है उसकी लोकेशन दी जा रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं आपको। लेट्स से 5, 4, 3 ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको कंपोनेंट्स फॉर्म में, इन अ कंपोनेंट फॉर्म -3i + 7j एंड +8k, ठीक है। तो पॉइंट P is the point where we are applying a force. Point P is at a coordinate of 5, 4, 3, having a force of -3i cap + 7j cap + 8k cap. And the point O is our origin, having a coordinate 0, 0, 0. A point लिख देते हैं इसको, A is our reference point. तो अब अगर आपको पूछा जाए कि what is the torque relative to point A, torque relative to the point A, तो डेफिनेशन अभी हमने बताई आपको, जिसके रिलेटिव टॉर्क निकालना है वहां से आप फोर्स को कनेक्ट करो, ये वेक्टर R बनेगा। इसको भी लिखने का तरीका होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। इसका x कोऑर्डिनेट 5, साथ में यूनिट वेक्टर i कैप, y कोऑर्डिनेट 4 यूनिट वेक्टर j कैप, z कोऑर्डिनेट 3 यूनिट वेक्टर k कैप। ये R वेक्टर बना, ये वेक्टर R बना आपका 5i + 4j + 3k क्रॉस f -3i + 7j और +8k। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, वहां पर एक डिटरमिनेंट रूल था, आप लोग को याद है कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक डिटरमिनेंट रूल था, कुछ ऐसा था कि यहाँ पर हम i, j और k लिखते थे, और इसके नीचे i, j, k के कोफिशिएंट्स लिखते थे, पहले वाले वेक्टर के और फिर दूसरे वाले वेक्टर के, और कैसे मल्टीप्लाई करते थे। तो जब आपको i कैप लिखना होता था तो आप i कैप की रो और कॉलम को हाइड करते थे, i कैप की रो और कॉलम को हाइड करते हो। 4 × 8 32 -3 × 7 21। इसके बाद माइनस साइन लगाते थे, जे कैप लिखते थे, फिर जे कैप की कॉलम और जे कैप की रो को हाइड करेंगे, इसको हाइड कर देते थे। 5 × 8 40 -3 × -3 -9, यहाँ पर प्लस हो गया, एंड सॉरी प्लस के कैप की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो 5 × 7 35 हो गया, -4 × -3 -12 प्लस हो गया। समझ आ रहा है ये चीज? यस सर। कितना हो जाएगा? ओके, तो 11 सर 11 i i cap cap -49 j cap + 47 -4, k cap, राइट, प्लस 47 k cap। इसको आप कहोगे कि दिस इज द अमाउंट टॉर्क रिलेटिव टू पॉइंट ए। अब इसमें से टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है, टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट वाई एक्सिस पर है, और टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट जेड एक्सिस पर है? यस सर, तो निकाल लेंगे। टॉर्क का एक्स वाला कंपोनेंट कितना है? 11। उसको हम कहेंगे टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस। अब सुनना, यहां टॉर्क अबाउट पॉइंट है, दिस इज टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाओगे, पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को। वो अबाउट अ पॉइंट पूछ रहे हैं या अबाउट सम एक्सिस पूछ रहे हैं आपसे? अगर वो अबाउट पॉइंट पूछ रहे हैं तो आंसर r क्रॉस f है। अगर वो टॉर्क अबाउट सम एक्सिस पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जो टॉर्क आपने कैलकुलेट की है उसमें उस पर्टिकुलर एक्सिस का कितना कंपोनेंट है। सो इफ टॉर्क सर अबाउट किसी भी एक्स पॉइंट पे की सर किसी भी पॉइंट पे करके एक्स एक्सिस का निकल आएगा कि पहले ओरिजिन से निकालना पड़ेगा? बता रहे हैं, इसको भी बता रहे हैं, इसको भी बता रहे हैं अभी आपको। वैसे जेन्युइन पॉइंट पूछा तुमने। टॉर्क
अबाउट वाई एक्सिस पूछे अगर, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है -49, एंड सिमिलरली टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस पूछेंगे तो 47। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि टॉर्क अबाउट सम पर्टिकुलर एक्सिस निकालने के लिए पहले मैं आर क्रॉस एफ जब करूंगा तो वो कौन से पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, यही डाउट था? यस सर। यही डाउट था ना कि पहले मैं कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं और उसके बाद एक्सिस वाला फाइंड करूंगा। तो इसका आंसर है ऑलवेज फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन 0,0,0। ठीक है जी। ओके सर। And then component on the x-axis will be called as torque about x-axis. Component on the y-axis will be called as torque about y-axis. Component on the z-axis will be called as torque about z-axis. So साइन देख के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहेंगे? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पर जो भी आपका साइन, जो कंपोनेंट के आगे माइनस आ रहा है तो आप माइनस में बोल दीजिए इसको। ओके सर। ये भी हम सिर्फ टॉर्क को डिफाइन कर रहे हैं। सोचो आपका 1 घंटे के आसपास हो गया, बट हम सिर्फ टॉर्क को ही समझ रहे हैं, और इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जगहों पर 5 से 10 मिनट में टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस कहानी खत्म कर देते हैं। सर यहाँ पे टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस पॉजिटिव और टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक्स एक्सिस वाली टॉर्क की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और वाई एक्सिस वाले टॉर्क की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। सिर्फ इतना सा मतलब है इसका। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसा साइन होगा वही डायरेक्शन बनेगी। पॉजिटिव साइन मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइन मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और बता दो इसका मतलब, इसकी एक्चुअली जरूरत क्या है बता रहा हूं आपको। ये क्यों बताया मैंने आपको समझाता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? यस हाँ सर। सर आ गई। यस सर। अब ये क्यों बताया जाता है, क्या जरूरत है मुझे इस चीज की, देखो। आप घर में जब डोर ओपन करते हो, ठीक है, तो ये जो बचपन में आप लोग सीनरी बनाते थे वही वाली सीनरी हम बना रहे हैं। कोई रूम दिखा रहे हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर कोई एक डोर दिखाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली डोर का हैंडल यहाँ कहीं पर होता है साइड में, बिल्कुल। So pivot से maximum distance पे। है ना, वो तो होता है बच्चा। लेकिन डोर को ओपन करने के लिए आप फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाते हो, मुझे ये बताओ। यहाँ पे जो हैंडल होता है, आप फोर्स का डायरेक्शन क्या लगाते हो? इस हैंडल को पकड़ करके आप डोर को किधर की तरफ, आउटवर्ड किस या तरफ खोल इनवर्ड? करते हो? आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? हाँ, कभी यहाँ पर डोर की हिंजेस होती हैं। यस सर। क्या कभी आप ऐसा करते हो कि हैंडल पर जा करके और हिंज की तरफ फोर्स लगाओ? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। या कभी ऐसा करते हो कि हैंडल के नीचे हाथ रख करके ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ? नो सर। नो सर। नो सर। अब समझो ऐसा क्यों करते हो आप। हिंज वाली लाइन को आप वाई एक्सिस मान लो और जहां हैंडल है उसको आप एक्स एक्सिस मान लो। अब आप मुझे बताओ फोर्स लगाते किस तरफ हो, कौन से एक्सिस की तरफ? जेड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। अच्छा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मान लो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगाता हूं, मतलब जो हैंडल है उस हैंडल के टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूं, हैंडल के टेंजेंशियल फोर्स, क्या टॉर्क नहीं आएगी? यस सर आएगी। तो फिर ये रोटेट क्यों नहीं कर रहा? अब आप इसको अपना कोई पॉइंट ए मानो। देखो, पॉइंट ए से हैंडल का कुछ डिस्टेंस होगा, मान लो हैंडल डी डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं टॉर्क पॉइंट ए के रिलेटिव निकालता हूं तो जो आर हो गया वेक्टर आर, उसकी लेंथ हो गई डी और डायरेक्शन हो गया आई कैप। ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
जिसकी डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कि जे कैप है, तो टॉर्क बनेगा F मल्टीप्लाइड बाय जीरो डी, लेकिन डायरेक्शन बनेगी I क्रॉस जे, साइन 9 और I क्रॉस जे का डायरेक्शन बनता है K कैप। ठीक है। ठीक, इसका मतलब पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क है ना? यस सर, यस सर। यस लेकिन डोर कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? इसकी हिंज कौन सी एक्सिस पर है? सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट तो मिल गया आपको, बट अगर कोई पूछे हाउ मच इज द टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस का कंपोनेंट कितना आ रहा है? 0. 0। So there is a torque relative to this point, but there is no torque about the axis about which the door can rotate. मतलब अच्छा बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क अबाउट पॉइंट चाहिए या टॉर्क अबाउट एक्सिस चाहिए? टॉर्क अबाउट Axis. एक्सिस। आई बात समझ में? यस सर। ऐसा हो सकता है कि जिस एक्सिस के अबाउट ये डोर रोटेट करने वाला है उस एक्सिस के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, तो रिलेटिव टू द पॉइंट तो टॉर्क आ रहा है, बट उस टॉर्क में ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं है जो उस एक्सिस के पैरेलल हो जिसके अबाउट डोर को रोटेट होना है, तो ये टॉर्क यूजलेस टॉर्क है। इससे डोर में कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा ही नहीं, आप लगाते रहिए फोर्स। यस आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. So what is important for the object to rotate about some axis? Is it torque about Torque a about the specific axis. point or torque about some axis? The torque about axis. Torque about axis. We always need a torque about axis of rotation, then only the object can rotate. यस सर। ये सब theoretical points हैं जो भी हैं। आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब आप इसमें हैंडल पे फोर्स बाहर की लगाते हो, पुल करते हो, इसको दरवाजे को बाहर खींचते हो, तो फोर्स किधर लगा रहे हो फिर आप? अगर इस हैंडल को पकड़ करके हम बाहर की तरफ खींचे Z तो फोर्स, एक्सिस। हाँ जी, Z एक्सिस axis. की तरफ। तो अगर यहाँ पर Z के कैप होता, अगर ये जे कैप की जगह के कैप होता यहाँ पर, मतलब हमारा फोर्स जेड एक्सिस की तरफ होता, तो आई क्रॉस के करने पर क्या बनता? J. जे कैप। जे जी। जे या माइनस जे? सर माइनस जे The minus Minus J J. हुआ है मतलब. अब समझाता हूँ, देखो इसका मतलब क्या है, माइनस जे। तो अब टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस माइनस एफ डी है। अभी किसी ने पूछा था ना कि इसमें माइनस का क्या मतलब है? इसका मतलब टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में है? सर माइनस साइड ऑफ जेड Clockwise. एक्सिस। माइनस साइड ऑफ वाई एक्सिस, जे कैप आ रहा है। हाँ सॉरी सर, वाई एक्सिस। यानी इस फिगर में जब आप दरवाजे पर फोर्स लगाते हो तो उसका टॉर्क नीचे की तरफ है। अब सुनो क्या करो, अच्छा सुनिए, तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे है, तो आप अपना राइट हैंड थंब नीचे रखो और ये बताओ आपके फिंगर्स बंद करेंगे तो ये क्लॉकवाइज बंद होंगे या एंटी क्लॉकवाइज बंद होंगे? सर एंटी क्लॉकवाइज। थंब को नीचे रख के देखो एक बार जरा, Clockwise. थंब को नीचे clockwise. रखो, राइट हैंड के फिंगर्स को बंद करो, मुट्ठी बंद करो अपनी। ये रोटेशन Clockwise. क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. Clockwise. और जब दरवाजे को बाहर पुल करते हो तो उसका रोटेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज। Clockwise. ये इसका सिग्निफिकेंस है कि टॉर्क जिस डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन आ रही है, तो तो जिस मतलब डायरेक्शन में टॉर्क रोटेशन हो, सुनो, टॉर्क का जिस डायरेक्शन है. टॉर्क नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क आए, अपने राइट हैंड थंब को उस डायरेक्शन में रख करके अपनी फिंगर्स को क्लोज करिए। जिस तरीके से आपकी फिंगर्स बंद होंगी वही टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स होगा, यानी ऑब्जेक्ट भी उसी तरीके से रोटेट करेगा। यस सर। क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. चलो जी, थैंक यू।
सर इसे कॉर्कस्क्रू वाले से आप बता सकते हैं, तो थंब वाले से उतना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। थंब सर वाले से नेगेटिव वाले पे रख के थंब हम लोग रखेंगे, तो मतलब अपनी फिंगर्स क्लोज करेंगे तो सर क्लॉकवाइज आ रहा है सर हाँ। आपके हिसाब से, लेकिन सर वो समझ में नहीं आ रहा है सर। टॉर्क वाले से मैं इसलिए नहीं, मतलब स्क्रू वाले से इसलिए नहीं बता पाएंगे कि जो फोर्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चा, तो मैं स्क्रू यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे एक प्लेन इस तरफ भी चाहिए, एक दीवार चाहिए इस तरफ जहां पर स्क्रू जाएगा, वो एक प्रॉब्लम है। सर आप ये थंब वाले को एक बार फिर से बता सकते हैं सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। थंब वाले का ये कह रहा हूँ कि जब आपने टॉर्क कैलकुलेट किया, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव आई एक्सिस आई, यस सर। तो आप अपना थंब, राइट हैंड थंब, जो भी डायरेक्शन टॉर्क की बन रही है उस तरफ अपने राइट हैंड थंब को रखो पहले आप। हमारा टॉर्क बन रहा माइनस वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे है। तो सबसे पहला काम, अपने थंब को नीचे रखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद अपनी जो फिंगर्स हैं उनको बंद करिए, मुट्ठी बंद करिए अगर अपनी थंब को नीचे रख करके। तो राइट हैंड के फिंगर जब आप बंद करोगे तो ये किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। ये, तो इसी तरीके से बॉडी भी रोटेट करेगी। ओके सर। और वो होता भी है, आप अगर डोर को आउटवर्ड पुल करें तो वो क्लॉकवाइज ही घूमता है, अंदर पुश करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यस सर। यस सर। जी, तो ये सब तो कहानी हो गई बच्चा टॉर्क वगैरह की। थोड़ा डिफिकल्ट है मैं मानता हूं बच्चा, और जरूरी भी है समझना यार, क्योंकि टारगेट अगर एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो समझना जरूरी है। अब एक और बात समझो, अगला टॉपिक आते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं। एक P1 पार्टिकल, उसका मास m1 है। मैं P1 P2 नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज डायग्राम पे छोटा हो जाता है। तो एक पार्टिकल है जिसके पास m1 मास है, एक और पार्टिकल है उसके पास m2 मास है। ऐसे और कई सारे पार्टिकल्स है, मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से हमने कोई दो पार्टिकल आपको दिखाए, एक का m1 मास, एक का m2 मास। m1 मास के पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाई है F1, और m2 मास के ऊपर हमने एक फोर्स लगाई है F2। ये फोर्सेस मैंने बाहर से लगाई हैं, इनको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अलावा m1 और m2 पार्टिकल्स आपस में भी फोर्स लगा रहे हैं। हो सकता है एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हो। सर ग्रेविटेशनल। हो सकता है ग्रेविटेशनल हो। तो m1 m2 में आपस का भी एक फोर्स लग रहा है, m1 m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, m2 m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। उन फोर्सेस को मैं F12 और F21 से डिनोट कर रहा हूं, which means force on 1 by 2, force on 2 by 1। और इनको अपोजिट डायरेक्शन में क्यों दिखाया मैंने, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, m1 कोई भी फोर्स अगर m2 पर लगाएगा तो उसका रिएक्शन होगा कि m2 m1 पर भी फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन लॉ के हिसाब से। ठीक है, यहां तक समझ है? यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। जी। अब आप जरा न्यूटन लॉ m1 के लिए अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, विच इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो वो फोर्स जो हमने बाहर से लगाया हुआ है, और एक वो फोर्स जो m2 ने m1 पे लगाया हुआ है। टोटल फोर्स इसका मास m1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a1। सिमिलरली m2 के लिए न्यूटन लॉ लगाएंगे, तो फोर्स F2 प्लस वो फोर्स जो 2 ने 1 पे लगाया, F21 बराबर मास m2 इंटू a2। इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करके देखो क्या बनता है।
चलो क्या आएगा आंसर? इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर F1 plus F2 So F1 plus F2 is equals to M1 M2 plus. देखिए, हाँ, लेफ्ट साइड पर आएगा F1 प्लस F2 तो वो दोनों कैंसिल, प्लस F12 और प्लस F21 इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2। लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन लॉ हैं, मतलब इक्वल अपोजिट हैं। इनका समेशन कितना आएगा? 0। 0। ये कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास? F1 प्लस F2 और ये फोर्स बाहर से लगाई गई है, M1 A1 प्लस M2 A2। राइट साइड को ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। जो राइट साइड की चीज है इसको मैनिपुलेट करके हम क्या करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे M1 प्लस M2 से। और अगर आप लोग की कुछ याददाश्त अच्छी हो तो ये चीज कुछ होती है M1 A1 प्लस M2 A2 बाई M1 प्लस M2। सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ Yes sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की है सिस्टम की। शाबाश। तो क्या कंसेप्ट बना? लेफ्ट साइड पर कौन से फोर्सेस आ रहे हैं आपके? एक्सटर्नल फोर्सेस, उनका समेशन। सो समेशन ऑफ सर ये तो all उसी का external- डेरिवेशन बन गया बिल्कुल। summation of all external forces is equal to what? It is equal to M1 plus M2, which means total mass into ये पूरा जो सर्कल के अंदर है, ये किस चीज की एक्सेलरेशन है? सेंटर ऑफ मास की। Center of mass. राइट। ये पहला रिजल्ट बना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। Summation of all the forces applied from the outside of the body is total mass into the acceleration of its center of mass. लेकिन एक बात सुनो, क्या ये जरूरी है कि जितना एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हो उतना ही एक्सेलरेशन पार्टिकल M1 का भी हो और उतना ही एक्सेलरेशन पार्टिकल M2 का भी हो? नो सर। नो सर। नहीं है। और ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर लगा रहे वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, या जो हम बाहर से अप्लाई करेंगे वो रिस्पॉन्सिबल है? सर बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस External जो अप्लाई कर रहे हैं। राइट। Center of mass can be accelerated only by the outside forces. But what about the individual particles M1, M2? Can we accelerate them without external force? यस यस सर। A1 इसमें तो बाहर की भी फोर्स यूज की जा रही है और अंदर की भी। इंटरनल भी इंटरनल भी। यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन एक्सेलरेट बाय द इंटरनल फोर्सेस। ये इंटरनल फोर्सेस कौन सी हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरनल पार्टिकल्स, individual particles can be accelerated by outside force as well as internal forces, but the center of mass can only be accelerated by the outside forces. इसका क्या मतलब हुआ, इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक, एक बॉक्स है हमारे पास, यही बॉक्स बार बार यूज करते हैं। इस बॉक्स को हमने सरफेस पर रखा और अब ये बॉक्स में कई सारे पार्टिकल्स होंगे, मिलियन पार्टिकल्स है इसके अंदर, ठीक है, काउंटिंग पॉसिबल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स है, यहाँ भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स है इसके अंदर। हमने बाहर से इस बॉडी पर एक फोर्स F लगा दी, आउटसाइड से, मतलब इस मार्कर के थ्रू हमने बॉडी पर एक फोर्स F लगाई।
तो ये जो बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, इससे इस पूरे ऑब्जेक्ट के कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल पाओगे आप? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ हाँ, समझना। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाई है, मुझे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा? क्योंकि फोर्स तो मैं यहां लगा रहा हूं। अगर मैं वही फोर्स बॉडी के सेंटर पे लगाऊं, मैं वही फोर्स बॉडी के राइट साइड पे लगाऊं, यस, तब भी वही कहेंगे। तो क्या मुझे एक्सेलरेशन किसका मिलेगा? जब आप F = ma लगाओगे, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगाओगे, तो आपको किस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा? क्या उस पॉइंट का जहां पर फोर्स लगा रहे हो, या इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा आपको? सर सेंटर ऑफ मास का मिलेगा। सर Center of दोनों का mass। मिलेगा। दोनों का नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट्स की एक्सेलरेशन के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या फोर्स लगा रहा है। और मॉलिक्यूलर फोर्स कैसे पता लगाओगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस बॉक्स का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कितना एटॉमिक फोर्स लगा रहा है, तो ये तो माइक्रो फिजिक्स नहीं हो गई यार। एटॉमिक लेवल पे जा करके कोई भी फिजिक्स पढ़ोगे तो ये तो माइक्रो फिजिक्स हो गई। न्यूटन पैदा हुए 1600 सेंचुरी में, उन्होंने माइक्रोस्कोपिक ले लिया 400 साल पहले, और एटम और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है 1900 के आसपास। तो जिस समय न्यूटन लॉस दे रहे थे, उस समय तो न्यूक्लियस एटम की कोई बात ही नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि ऐसे कोई चीजें होती हैं। तो वो इंटरनल फोर्सेस के बारे में ना कोई थ्योरी दे पाए, देते भी कैसे जब पता ही नहीं था किसी को। सर। भाई न्यूट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1900 के आसपास कुछ किया है 32 है ना। यस तो ये समझो, न्यूटन लॉ में एटॉमिक फोर्सेस यूज ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि जिस समय वो पैदा हुए थे 400 साल पहले, उस समय एटम नाम की चीज दुनिया में लोगों को पता ही नहीं थी। तो वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते थे, और उनकी थ्योरी में जो एक्सेलरेशन निकलता था वो बॉडी की सेंटर ऑफ मास का निकलता था। यस सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। हमने क्या किया, एक टेबल ले, ये काम आप भी कर सकते हो। एक टेबल ले, और टेबल के ऊपर ना आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप उस टेबल के ऊपर अपना स्केल रख दो, सिंपल। जो ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है वो आप टेबल पर रख लो, ठीक है। और आप स्केल के बॉटम एंड पर फिंगर्स के थ्रू फोर्स लगाओ। बॉटम एंड पर फिंगर के थ्रू फोर्स लगाओ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में यही फोर्स उसके टॉप एंड पे लगाओ। तीसरे एक्सपेरिमेंट में यही फोर्स उसके सेंटर पे लगाओ। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार फोर्स तो हमने यहां वाले पॉइंट पर लगाया है, तो इस फोर्स से क्या ये वाला पॉइंट एक्सेलरेट होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट स्केल के बाकी के पॉइंट्स के साथ कुछ ना कुछ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा ही रहा होगा। यस सर। तो इसकी एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो जब आपको यही नहीं पता है कि इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना लग रहा है? इंडिविजुअल पॉइंट की एक्सेलरेशन में तो आपको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। और समझ गए, न्यूटन लॉ मैक्रो लेवल पर है, आउटसाइड लेवल पर, एक्सटर्नल लेवल पर। तो अगर हमारा स्केल m मास का है और हमने उसके ऊपर फोर्स F लगाई, तो F डिवाइडेड बाय मास, ये बिल्कुल सही है कि ये एक्सेलरेशन है, लेकिन किसका? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। जब आपने सिर्फ बाहर की फोर्स यूज की है तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा सेंटर ऑफ मास का। दैट मींस दिस पॉइंट, दिस रिलेशन विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ दिस रॉड। स्केल का सेंटर पॉइंट कितना एक्सेलरेट करेगा ये आपको मिलेगा फोर्स बाय मास करके। ये वाला पॉइंट कितना एक्सेलरेट करेगा, बी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट कितना एक्सेलरेट करेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि बी पॉइंट कितना एक्सेलरेट करेगा, ए पॉइंट कितना एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि वो न्यूटन लॉ में है ही नहीं। यस। तो
किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन तो आएगा लेकिन उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास का आएगा, और किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस टाइम न्यूटन लॉ थे उस टाइम एटॉमिक फिजिक्स नहीं थी। और बाकी के पॉइंट्स के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एटॉमिक फोर्सेस सब कुछ चाहिए मुझे। यस सर, पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, समझ गए। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जब, तो इसको बहुत क्लियरली ध्यान रखना। कोई ऐसा कंफ्यूजन माइंड में मत लाना कि सर हमने फोर्स तो बी पे लगाया है तो एक्सेलरेशन पॉइंट सी का क्यों आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, आप बी पर फोर्स लगाओ, सी पर फोर्स लगाओ, ए पर फोर्स लगाओ, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन आएगा पॉइंट सी का ही। इससे कोई मतलब नहीं कि फोर्स आपने बॉडी के कहाँ लगा दी। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे अगर बी पे फोर्स लगाएंगे तो स्केल का मूवमेंट थोड़ा अलग होगा, वहीं अगर उसके ए पे फोर्स लगाएंगे तो ए साइड का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसका क्या रीजन होगा? अच्छा बच्चा देखो, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो ना, स्लोली करना, मैं बताऊं, आप बड़ा बहुत ही लगेगा आपको। आप ऐसे स्केल को अपनी टेबल पर रखो और मेरी बात से आप वैसे भी कन्विंस हो जाओगे। आप इसके राइट एंड को ना, राइट एंड को पुश करो थोड़ा और आप टेढ़ा मुझे मेढ़ा ये बताओ किस टाइप का मोशन हो रहा है। क्या ये ट्रांसलेट करके आगे बढ़ा या थोड़ा सा टर्न भी करेगा? टर्न कर रहा है थोड़ा, है ना। आप करके देखो, टेबल पर रखो इसको, एक एंड को ना बाय फिंगर पुश करो आप, और मुझे ये बताओ मेरे हिसाब से डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, अगर आप ईमानदारी से करोगे। सर मेरा पूरा सर्कुलर बन गया। थोड़ा सा करो तो कुछ ऐसा होगा, मैं बता रहा हूँ। ये स्केल आगे तो बढ़ेगी लेकिन साथ में ये कुछ टर्न कर चुकी होगी, ऐसे हो गई होगी। आप करके देखो, आर्क सब यस सर। बना? यस सर। यस सर। तो ये बताओ कि जितना पॉइंट बी आगे बढ़ा है, क्या उतना ही सेंटर भी आगे बढ़ा है, उतना ही ए पॉइंट भी आगे बढ़ा? नो सर। कौन ज्यादा आगे जा रहा है? बी। सर बी। यानी बी में ज्यादा एक्सेलरेशन है। भाई सेम टाइम में बी ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करी, मतलब बी ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, सबसे कम ए एक्सेलरेट हो रहा है। यानी इस केस में हर पॉइंट आइडेंटिकली एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। यस सर। क्योंकि अगर सारे पॉइंट आइडेंटिकली एक्सेलरेट हुए होते तो ये रॉड टर्न नहीं करती, सबके डिस्प्लेसमेंट्स बराबर आए होते। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाएंगे तो सर मतलब यहाँ अगर पे आप सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करेगा। करेगा। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब इसमें हर पॉइंट अलग अलग एक्सेलरेट कर रहा है तो ये कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है F/m करके? सर इसका आंसर टेबल न्यूटन लॉ में है कि फ्रॉम F/m यू आर गेटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली। इनका कितना एक्सेलरेशन है, इनका कितना एक्सेलरेशन है, मुझे नहीं मालूम। और जो अभी इन्होंने कहा कि अगर आप ऊपर वाले एंड को पुश करेंगे तो इसके रोटेट करने का डायरेक्शन बदल जाएगा। यस सर। है ना, एक तरफ से क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो दूसरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यस बताइए। यस सर। यस सर। तो यही तो समझा रहे थे टॉर्क वाला कंसेप्ट, क्योंकि जब आप अलग अलग फोर्स लगाओगे तो एक टाइम पर सेंटर फोर्स के राइट साइड हो जाएगा और एक बार सेंटर फोर्स की लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो एक में क्लॉकवाइज इफेक्ट मिलेगा टॉर्क का, एक में एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट मिलेगा। यस सर। और कोई डाउट है इससे रिलेटेड? नो सर। एक और पॉइंट इसका कंप्लीट करेंगे तो हमारी इक्वेशंस पूरी हो जाएंगी, फिर हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे। अब मैंने जैसे आपको स्केल का एग्जांपल दिया, या और कोई एग्जांपल ले लें। सपोज दैट हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क टाइप का ऑब्जेक्ट मान लीजिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट, एक डिस्क मान लें जिसका मास m है, रेडियस r है, सेंटर पॉइंट यहाँ पर, और सपोज करें ये रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। याद करो,
अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट चूज करूं जिसको मैं ith पार्टिकल कहता हूं, कैसी ट्रेजेक्टरी बनेगी इस ith पार्टिकल की? सर्कुलर। सर्कुलर। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ ith पार्टिकल इज नाउ सर्कुलर। और अगर ये ri डिस्टेंस पे हो, देखो बच्चा, एक और बात बताएं आपको, फिजिक्स में एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो न्यूटन लॉ से जाता है और एक रास्ता काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से आता है। न्यूटन लॉ से एक्सेलरेशन निकाला जाता है बाय द फॉर्मूला a = F/m। लेकिन इससे आप किसका एक्सेलरेशन निकालते हो? सेंटर ऑफ मास का। ओनली सेंटर ऑफ मास। और दूसरा रास्ता काइनेमेटिक्स का है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें दो तरीके की एक्सेलरेशंस आएंगी, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Tangential. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा² × r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखते हैं r∝। इसी रोटेशनल मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में ये सब था। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास के अलावा दुनिया के मतलब बॉडी के किसी और पॉइंट की एक्सेलरेशन के लिए आप ये वाले कंसेप्ट लगाओ, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट लगाओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ith पार्टिकल पर कौन कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। दो एक्सेलरेशन होगी। टेंजेंशियल। तो इसका मतलब इस ith पार्टिकल पर सेंटर की तरफ कोई एक्सेलरेशन है और इस ith पार्टिकल पर टेंजेंट की तरफ भी कोई एक्सेलरेशन है। यस सर। और अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, क्योंकि कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो बिना फोर्स के एक्सेलरेट कर जाए। यस सर। यस सर। तो यस सर। कितना फोर्स सेंटर की तरफ होगा इस पे? अगर इसमें सेंटर की ओमेगा तरफ स्क्वायर आर। ओमेगा² r का एक्सेलरेशन है तो फोर्स कितना होगा फिर? m ओमेगा² आर। मास ऑफ Omega. mi ओमेगा² ri। ये रेड वाला कलर दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. And now this particle is having some tangential acceleration given by r∝, and therefore it must have a force along the tangent also, mr∝, which is mass MIRL of ith RI. particle into r of ith particle into alpha. तो ये दो फोर्स इस ith पार्टिकल पर लग रहे हैं। कौन लगा रहा है? क्या हम लोग लगा रहे हैं इस डिस्क के ऊपर? एक पंखा घूम रहा है, फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन की ब्लेड के बीचों बीच किसी पॉइंट पर क्या हम लोग जाकर के फोर्स लगा रहे हैं? नो सर। नो सर। तो कौन इसको एक्सेलरेट कर रहा है? कौन सी फोर्स इस ith पॉइंट को एक्सेलरेट कर रही है? सर अगर फैन है तो जो मतलब कॉइल के पास जो मतलब प्रोड्यूस करती है जो फोर्स टॉर्क, वो ये तो बाहर के फोर्स से सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होता है ना, बाकी सारे पॉइंट थोड़ी। मतलब कि कोई होगा इंटरनल फोर्स होगी, कोई मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, हमें क्या मतलब उससे। एनीवे, यस। इस ith पार्टिकल पर ये दो फोर्स हैं। अब इन दो फोर्सेस का सेंटर force. पॉइंट के अबाउट, इन दो फोर्सेस का सेंटर पॉइंट के अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क सेंटर के रिलेटिव, इसको टाउ सी लिख रहे हैं, मतलब टॉर्क रिलेटिव टू द सेंटर। यस सर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो सेंट्रीपिटल वाला फोर्स है, इसको तो आगे बढ़ाओ तो ये तो सेंटर से ही जा रहा है यार। यस सर। तो इसका क्या सर कहा रेडियस गया था? अगर फोर्स की लाइन पे ही आपका वो पॉइंट है जहां टॉर्क निकाल रहे हो, टॉर्क कितना बनेगा? 0. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो कोई टॉर्क आएगा नहीं। अब बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स की। mi ri अल्फा फोर्स जो कि टेंजेंट की तरफ है, तो इस फोर्स को बढ़ाओ और सेंटर से उसका डिस्टेंस
तो किसी भी सर्किल में सेंटर से उसके टेंजेंट का डिस्टेंस कितना बनेगा? रेडियस सर। रेडियस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये RI होगा, MI/RI²। ठीक। ये हो गया टॉर्क अबाउट सेंटर फॉर दिस ith पार्टिकल। ऐसे ही इसके अंदर कोई pth पार्टिकल होगा, ऐसे ही इसके अंदर कोई qth पार्टिकल होगा। न जाने कितने पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। यस सर। तो एक ith पार्टिकल के ऊपर अगर इतना टॉर्क है, ऐसे ही pth के ऊपर होगा, ऐसे ही qth के ऊपर होगा, तो इस पूरे डिस्क पर कितना टॉर्क होगा? उसके लिए सिग्मा। समेशन लगाएंगे। यस सर। और ये रिकॉल करो क्या है? इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब टॉर्क अबाउट सेंटर इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई रोटेशनल मैकेनिक्स की। एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गया दैट टोटल टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। रोटेशनल मैकेनिक्स टफ है। किस वजह से टफ है वो बता रहा हूं आपको मैं। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या ये भी रिलेटिव टू सम एक्सेस होता है? ये सर ये भी रिलेटिव हो सर रिलेटेड टू एक्सेस। यही इसको टफ करता है। क्वेश्चंस में हमें यही ध्यान में नहीं आता या ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार हम ये किसके रिलेटिव करें, क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। एक रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के रिलेटिव ml²/12 है, एंड पॉइंट के रिलेटिव ml²/3 है। तो यहीं पे कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन में आपको मास्टरी करनी है, इसी को आपको क्लैरिफाई करना है। मतलब I भी रिलेटिव टू सम एक्सेस होगा, टॉर्क भी रिलेटिव टू सम एक्सेस होगा। क्वेश्चंस करते वक्त ध्यान रखना, जिस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं उसी एक्सेस के अबाउट टॉर्क भी चूज करेंगे। मतलब ये दोनों तरफ सेम एक्सेस होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टॉर्क रिलेटिव टू सेंटर निकाल रहे हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू सम अदर एक्सेस निकाल दो। LHS और RHS पर जो आपने एक्सेस बनाई है ये दोनों सेम एक्सेस होनी चाहिए। दैट मींस जिस एक्सेस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उसी के रिलेटिव टॉर्क देखेंगे और उसी के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखेंगे। यस सर। ठीक है। ठीक है जी बच्चा। यस सर। यस सर समझ गया। अभी नहीं समझोगे बच्चे, देखो अच्छी बात। देखो क्या आपको समझ आया कि टॉर्क हम किसके अबाउट निकालेंगे? सर उसी एक्सेस के अबाउट जिसके अबाउट इनर्शिया निकाल रहे हैं। और इनर्शिया किस एक्सेस के अबाउट निकालेंगे? सर उसी एक्सिस के अबाउट जिसके टॉर्क निकाला। तो ये एक्सेस चूज कैसे करेंगे यार? सर वो मोशन के परपेंडिकुलर होगा। सबसे इजी होगा। नहीं बालक, देखो अभी आपने स्केल वाला एग्जांपल दिया। अच्छा एक बात बताइए, सर एक्सेस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने चाहिए। नहीं बालक सुनो तो, मेरी बात सुनो। आप कार का दरवाजा खोलते हो तो क्या वहां पर पहले से कोई एक्सेस बनी हुई है? कोई भी डोर, कोई भी डोर ओपन करते हो तो वो ऑलरेडी हिंज है ना कहीं पर? यस सर। ये एक केस हो गया। Yes, और अभी जो आपने स्केल के साथ किया, इसमें स्केल को टेबल पर रख करके एक एंड को पुश किया, तो क्या स्केल कहीं पर क्लैंप है? क्या कहीं पर उसमें हिंज है? नो सर। तो इसका मतलब दो तरीके के सिचुएशंस आएंगी आपके सामने। एक उन बॉडीज के बारे में जो पहले से हिंज है, दरवाजे की बात कर लो, डोर की बात कर लो, ठीक है, पुली की बात कर लो, पुली का सेंटर क्लैंप कर देते हैं हम लोग। साइकिल की बात कर लो, उसका पहिया, उसमें एक्सल लगा होता है। और कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट बिना क्लैंप के पड़ी है, उस पर फोर्स लगा दो। स्केल वाला एग्जांपल। यस सर। ये सर हो सकता है। तो अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हो। अगर आपके क्वेश्चन में
ऐसी बॉडी है जो पहले से हिंज है, ऑलरेडी हिंज है, क्लैंप है, तो उसमें ये टॉर्क आप उसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जहां से बॉडी को क्लैंप किया गया है। आई बात Yes, sir. समझ में? और अगर बॉडी कहीं से क्लैंप नहीं है, फ्री है, फ्री का मतलब ये होता है, ये डस्टर आपने रख दिया, अब ये फ्री है, आप इसको जहां मर्जी हिला दो, कहीं पे क्लैंपिंग नहीं है इसमें, ये फ्री ऑब्जेक्ट है। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये टर्न कर जाता है, हम इसको पुश करें और ये रोटेट कर जाए, तो इसमें भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन अब टॉर्क कौन सी एक्सिस के अबाउट लगाएं, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लैंप तो है नहीं। Yes, sir. तो फ्री ऑब्जेक्ट्स जहां पर होंगे उनमें आप टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूज करोगे फॉर द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। एंड इफ बॉडी इज ऑलरेडी हिंज्ड, then you will choose the axis where the body is clamped, where the body is hinged. Sir, perpendicular to the center of mass. हाँ, वो भी बता रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सुनो तो जहां पर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होगा, अब ध्यान रखना, थ्योरी कंप्लीट हो रही है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जहां पर होगा, फिक्स्ड एक्सिस का मतलब होता है जहां पर हिंज लगा हो, Already कोई pivoted दिया गया हो। हाँ, हिंज हो, क्लैंप हो, बॉडी को पाइवटेड किया गया हो, कहीं पर कुछ भी लिखा हो, Sir, एक free axis। यहाँ पर एक्सिस इज थ्रू द हिंज, एक। और फ्री ऑब्जेक्ट है, अगर कोई फ्री ऑब्जेक्ट का मतलब कोई हिंज वगैरह नहीं है, देन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। यही दो न्यूमेरिकल्स में ध्यान करेंगे हम। रोलिंग मोशन किस में जाएगा, इसमें या इसमें? सर सेकंड वाले में, फ्री ऑब्जेक्ट। ओपनिंग ऑफ डोर, Sir, fixed axis वाले में। फिक्स्ड एक्सिस में। रोटेशन ऑफ फैन, फैन का रोटेशन, Sir, fixed axis। Axis. मिक्सर ग्राइंडर, Fixed axis। फिक्स्ड एक्सिस। मैरी गो राउंड का रोटेशन, Fixed axis। फिक्स्ड एक्सिस। तो इनके क्वेश्चंस में आप ये करो, रोलिंग स्केल रख करके उसको पुश कर दे, तो इसको जैसे मर्जी चाहो घुमा लो, कहीं से कहीं बंधा तो है नहीं ये, आप इसको घुमाते रहो, कहीं भी घुमा लो। तो इनमें हम टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। सर जैसे अगर एक रॉड प्रोजेक्टाइल में फेंक दी जाए, जनरल प्लेन मोशन कर रही हो, तो फिर सर क्या लेंगे? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कहीं पर क्लैंप नहीं है ना वो, नहीं सर, कोई क्लैंप नहीं है, बस ऐसे फेंक दी गई प्रोजेक्टाइल। टॉर्क विल बी अबाउट सेंटर ऑफ मास। यस सर। दो ही कैटेगरीज है, प्रॉब्लम्स की दो ही कैटेगरीज हैं, या तो ये होगा या ये होगा, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अब आप लोग ना एक काम करेंगे, ये तो अभी सिर्फ थ्योरी हुई है आज, टॉर्क और जो रिलेशंस हमने निकाले हैं, न्यूटन लॉ को समझने का काम, ये रिलेशन, इस रिलेशन को जब न्यूमेरिकल में लगाना होगा तो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा वो। Yes. यस सर। ऑनेस्टली मतलब बिना रिवीजन के ना आना कोई फायदा नहीं होगा यार, मैं बताऊं, विदाउट रिवीजन आप आओगे ना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ लॉस होगा हमारा। तो मेरे ख्याल से सैटरडे को है क्लास अब। यस सर। यस सर। सैटरडे क्लास है, हाँ। क्या बीच में रख सकते हैं क्लास, मतलब एक्चुअली बिल्कुल फ्रैंकली बताओ, अगर क्रिसमस पे आप लोग को बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या कहीं? नो सर। नो सर, मेरा कोई नहीं है। ये कुछ लोग नहीं बोल रहे, मतलब कहीं जाएंगे।
अच्छा चलिए कोई नहीं। चलो आप बता देना यार, अगर क्रिसमस का किसी का जाने का हो, अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे हो तो आप चाहो तो मैसेज कर दो, पर्सनली मैसेज करके बता दो। अदरवाइज कुछ शेड्यूल करेंगे क्लास एक तो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस की, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक ये एक्चुअली में समझ में भी नहीं आएंगे आपको, ये क्या कहा जा रहा है ना, ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक क्वेश्चंस ना हो इसके ऊपर। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे बातें हुई हैं। ठीक है, तो आप कंफर्म करना, अगर आप में से मैसेज नहीं आएंगे किसी के, तो मैं ये मान के चलूंगा किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्लास अनाउंस कर दूंगा। सर सर हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी बताओ। सर जैसे सागर सर की क्लास जैसे कभी और आपकी क्लास जैसे कभी बीच बीच में होती है तो सर रिवाइज तो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब आप ये चाह तो रहे हो सर कि मैं अपनी क्लासेस के बीच में मतलब जैसे मेरी दोनों क्लासेस हो जाएं उसके बाद उनकी हो? हाँ सर जैसे बीच बीच में होती है तो फिर सर रिवाइज कर लेते हैं, पर तब भी समझ थोड़ी गया, सी प्रॉब्लम होती है। सर समझ अगर गया। आप सर आप बाकी सर मतलब आपके पास मैसेज मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएंगे सर। अगर आप कल लगा लें तो फिर सर कैसा रहेगा, क्योंकि सर कल फ्रेश भी रहेगा और कल कोई क्लास भी नहीं है, कल आज ही पढ़ा भी है। कल कर लें? हाँ सर कर लीजिए, कल कोई क्लास में नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का पता नहीं सर मुझे। हाँ तो कल वाला ऑप्शन भी अच्छा है, कल इवनिंग में भी। मतलब ये एक्चुअली ज्यादा गैप नहीं करना चाह रहा, पर्पस मेरा सिर्फ ये है कि इसमें गैप होने के बाद ना जो आज इतनी इंटेंसिटी के साथ हमने पढ़ा है ना वो बेकार हो जाए, स्पॉइल हो जाएगा पूरा। यस सर आज का 3 पढ़ा दिन हुआ सर कल आप पढ़ाएंगे सही रहेगा। मतलब हाँ 3 सर दिन में ठीक है। कुछ भूल जाओगे आप लोग। यस सर, कल क्लास ले लीजिए। तो कल ही का रखते हैं फिर यार, ये मैं कंफर्म कर दूंगा अभी मैसेज में। क्रिसमस आप एंजॉय करो। ठीक है जी, चले अभी रखें यार बच्चे लोग, है ना? हाँ सर ठीक है। थैंक यू जी, ओके सर। थैंक यू थैंक यू बच्चे सर। लोग, थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक मच। यू सर। थैंक यू जी, बाय बच्चे।